नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और हिंद किसान की बात के हमारे नए शो में आपका स्वागत है। आज इस शो में हम बात करेंगे पोल्ट्री इंडस्ट्री से जुड़े, जिसमें कि लॉकडाउन के चलते पोल्ट्री इंडस्ट्री का एक बड़ा प्रॉब्लम आया, उनकी डिमांड में बहुत बड़ी गिरावट आई और हमारे जो किसान हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री से जुड़े वो बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। इस मसले पर एक विस्तार से हम लोग बात करेंगे और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं रणपाल ढांडा जी हैं और हमारे साथ हैं विजय सरदाना जी जो फूड पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। दोनों लोगों से हम जानेंगे कि इस कोरोना महामारी के चलते किसानों ने किस तरीके का संकट झेला है, पोल्ट्री किसानों ने, और किस तरीके से प्राइसेस क्रैश हुए हैं, आगे आने वाले दिन उनके लिए कैसे हैं, इन सब मसलों पर बात करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं एक छोटा सा पैकेज। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। रोज खाए जाने वाले अंडों से जुड़े पोल्ट्री सेक्टर की सच्चाई जानना आपके लिए भी जरूरी है। लॉकडाउन के वक्त अगर किसी एक सेक्टर पर सबसे खराब असर पड़ा है तो वो है पोल्ट्री सेक्टर। सोशल मीडिया पर यह गलत खबर फैल गई कि चिकन खाने से कोविड-19 बीमारी हो सकती है। इस अफवाह ने 2 करोड़ लोगों की रोजी रोटी पर असर डाला है, तो वहीं 1.25 लाख करोड़ रुपए की पोल्ट्री सेक्टर को बर्बाद कर दिया है। इसका असर मक्का, मोटे अनाज और तिलहन पर भी पड़ा है। पोल्ट्री किसान हर महीने 2 किलो वजन वाले 50 करोड़ चिकन तैयार करते हैं। लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते चिकन की बिक्री एकदम बंद हो गई। लॉकडाउन के चलते एक तरफ किसान चिकन बेच नहीं पा रहे थे तो दूसरी तरफ उनके पास मुर्गियों को खिलाने के लिए भी चारा खरीदने के पैसे नहीं थे। ऐसे में कुछ हताश किसान मुफ्त में मुर्गियां बांटने लगे तो कुछ ने उन्हें जिंदा दफन कर देने जैसा कदम भी उठाया। लॉकडाउन के दौरान पोल्ट्री किसानों को 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होने का अंदेशा है। वहीं ये सेक्टर 70% मक्का किसानों और 60% तिलहन किसानों को बाजार उपलब्ध कराता है। पोल्ट्री सेक्टर में गिरावट से मक्का और सोयाबीन की कीमतें 10,000 रुपए प्रति टन घट गई हैं। पोल्ट्री संकट के चलते अनाज और तिलहन सेक्टर की वैल्यू 35,000 करोड़ रुपए घट गई। इस सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि हालत इतनी खराब है कि इस पोल्ट्री सेक्टर को और मजबूत किए जाने की जरूरत है। पोल्ट्री सेक्टर के आधुनिकीकरण से लेकर दूसरे तमाम उपाय करने होंगे जिससे पोल्ट्री सेक्टर फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके, क्योंकि इस पूरी वैल्यू चेन से करीब 2 करोड़ लोगों की जिंदगी जुड़ी है। विजय जी, मैं पहले आपके पास आता हूँ। ये जो पूरा प्रॉब्लम है इस वक्त हमारे जो पोल्ट्री फार्मर जिस संकट से गुजर रहे हैं, देखिए कि एक सामान्य सी बात है कि किसी भी व्यक्ति के लिए क्या होता है कि जब दिन की शुरुआत होती है तो वो अपना दिन के लिए जो खाने पीने का इंतजाम के लिए लोग जाते हैं तो उसमें होता है दूध, अंडा, ब्रेड, ये सब होता है। तो उसमें जो इसका मतलब दिन की जो शुरुआत होती है वहीं से पोल्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो हम लोगों के जीवन में एक तरीके से जुड़ जाता है। लेकिन जो कोविड-19 की महामारी आई है उसके चलते जिस तरीके से पोल्ट्री उत्पादों की डिमांड में भयानक गिरावट आई और उनकी कीमतों में गिरावट आई, उसके चलते जो हमारे जो फार्मर हैं उनके ऊपर कितना बड़ा संकट आया, इस बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? क्या स्थिति पैदा हुई इसके चलते? देखिए, अगर हम ये देखें कि पोल्ट्री सेक्टर का या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का डेली लाइफ में क्या उपयोग था, तो ऑलमोस्ट 70% इंडियंस आर नॉन वेजिटेरियन। करीब 70% लोग हैं जो मीट अंडा खाते हैं इस देश में जी। और मीट अंडा जो खासकर जो पोल्ट्री प्रोडक्शन की हम बात करते हैं वो सबसे सस्ता और सबसे न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कोविड के आते समय किसी तरह की अफवाहें आई सोशल मीडिया में और ये लिंक किया गया कि साहब कोविड और पोल्ट्री में किसी तरह का कोई संबंध है। हकीकत ये थी कि दुनिया भर में इवन WHO ने, दुनिया भर की सारी हेल्थ अथॉरिटीज ने ये कहा कि आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, और दुनिया भर में प्रोटीन की डिमांड, खासकर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि रेट 2 से 3 गुना हो गए। भारत में हमारे यहाँ कुछ शरारती लोगों ने अफवाहें फैलाई
जिसके कारण लोगों ने उन अफवाहों पे विश्वास किया और एकदम कंजम्पशन कम हो गया। उसका खामियाजा ये हुआ कि जो हमारे पोल्ट्री के किसान थे, खासकर जो छोटे किसान थे, उनका जब सप्लाई मार्केट में डिमांड आना रुक गया, उनकी सप्लाई आगे नहीं गई, तो उनको भारी नुकसान हुआ। क्योंकि जैसा हमें पता है कि मुर्गी जब तक जिंदा है उसको खाने को चाहिए, और किसान जब तक मुर्गी अपने पास रखता है वो खिलाता है, लेकिन बाजार में डिमांड खत्म हो गई। तो जो किसानों ने मेहनत करी, पैसा लगाया, एकदम उसका रेट मुर्गी का 5 रुपए किलो आ गया, जो करीब 100 रुपए किलो होता है। तो 100 रुपए से 5 रुपए किलो आएगी। किसानों ने फ्री मुर्गियां तक बांटी ताकि लोगों को किसी तरह का डर ना रहे। लेकिन समस्या यह हुई कि इतना बड़ा पोल्ट्री सेक्टर है, करीब 50 करोड़ मुर्गियां सालाना इस देश में कंज्यूमर्स को दी जाती हैं। जब इतना बड़ा थ्रेट आया तो पूरा सेक्टर कोलैप्स हुआ। जितने छोटे बड़े किसान थे भयंकर आर्थिक स्थिति में आ गए। आज हालत यह है कि जितना पैसा उन्होंने अपने पोल्ट्री सेक्टर में लगाया था, आज एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसको नुकसान ना हुआ हो। और इसके लिए मैं ये कहूंगा कि इस देश में जितनी अफवाहें फैलाई गई जिन शरारती लोगों के द्वारा, उनको ये बात समझ नहीं आई कि इस देश में करीब 1 से 1.5 करोड़ लोग जो ये सेक्टर से जुड़ा हुआ है, करीब करीब 2 करोड़ लोग पोल्ट्री सेक्टर के ऊपर जीवन बसर करते हैं, जिसमें करीब 1 करोड़ से ज़्यादा किसान सीधे जुड़े हुए हैं और बाकी कई सेक्टर इसके साथ जुड़ गए हैं। तो रोजगार के ऊपर और लोगों की जो इसमें आजीविका थी उसके ऊपर किस तरीके का असर पड़ा है ये सब लॉकडाउन के चलते? विजय, देखिए, जैसा मैंने कहा कि करीब 1 से 1.5 करोड़ आदमी पोल्ट्री सेक्टर पे निर्भर है अपनी जीवन यापन के लिए। पोल्ट्री के साथ साथ पोल्ट्री के किसान का तो नुकसान हुआ ही हुआ। जो बाकी एग्रीकल्चर के क्षेत्र थे, जो किसान थे, जो मक्का उत्पादन करते थे, जो तिलहन का उत्पादन करते थे, जिनका आउटपुट पोल्ट्री सेक्टर में जाता था, बाकी जो कोर्स सीरियल्स थे, जो सब पोल्ट्री सेक्टर में जाता था, वो सारे के सारे किसान आज प्रभावित हैं। उसी तरह जो शहरों में लॉकडाउन हुआ, जिसके कारण बहुत सारे आपने देखा होगा छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स, होटल्स जो पोल्ट्री आधारित रहे हैं, उन सब का नुकसान हुआ। तो ये नुकसान सिर्फ पोल्ट्री के किसान का नहीं हुआ, ये ओवरऑल पोल्ट्री इकोनॉमी जो करीब 1.25 लाख करोड़ की है, सबका नुकसान हुआ, जो एक बहुत चिंता की बात है। तो ये इसमें एक तो जो इटरीज थी वो सब बंद हो गई, फिर आपका ये जो रेस्टोरेंट थे, शादियां, पार्टी, ये सारा का सारा जो फंक्शंस थे, ये एक तरीके से स्टैंड स्टिल पे आ गई सारी एक्टिविटी फूड की। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये जो फूड इंडस्ट्री है उसने भी झेला होगा। निश्चित रूप से देखिए, करीब 30 से 40% जो हमारा कंजम्पशन होता है वो घरों के बाहर होता है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का। जब आपके रेस्टोरेंट्स और होटल बंद हो गए तो निश्चित रूप से 30-40% कंजम्पशन वो कम हो गया। कुछ जो अफवाहें उड़ी उसके कारण लोगों का जो थोड़ा कॉन्फिडेंस हिला, उससे करीब 10-20% कम हुआ। और बाकी जो छोटे किसान थे जिनकी माली हालत बहुत खराब हो गई, जो प्रोडक्शन में नहीं जा पा रहे, उसके कारण भी करीब 10-15% का नुकसान हुआ। तो कुल मिला के कोविड के कारण आप आराम से इस बात को एस्टिमेट कर सकते हैं, करीब 50 से 70% के बीच पोल्ट्री सेक्टर आज भी प्रभावित है अलग अलग क्षेत्रों में। जो 2 सेक्टर आपने बताए जो महत्वपूर्ण सेक्टर थे इसमें विजय जी, के एक तो जो फीड सेक्टर है, जिसमें हमारे जो मेज फार्मर हैं वो काफ़ी हद तक निर्भर करते हैं मक्का के, करीब 70% मक्का पोल्ट्री फीड में जाता है। और जो दाम पहले अगर हम देखें कि मक्का के दाम MSP से ऊपर चल रहे थे, लेकिन बाद में वो घट के अभी करीब 1000 रुपये क्विंटल तक दाम आ गए, जो कि जबकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1760 रुपये था, उसके बाद उसको बढ़ा करके 1815 रुपये कर दिया गया। तो ये तो बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया किसानों के सामने। निश्चित रूप से देखिए, करीब 24 मिलियन टन के आसपास हमारे यहाँ मक्का पैदा होता है। उसमें से आप ये समझिए 70% पोल्ट्री में जाता है जी। कोविड के लॉकडाउन से पहले जब ये महामारी आई, उससे पहले मक्का किसानों के बिकता था 22, 23, 24, 25 रुपए किलो। आज हालत ये है कि मक्के का रेट 12, 13, 14 रुपए पहुंच गया है पर किलो।
10 रुपए का नुकसान हो चुका है, और ये एक दिन का नहीं है, ये पूरे सीजन का नुकसान है। तो कहने का मतलब ये है कि पर टन मक्के के किसान को 10 से 12 हजार रुपए कम मिल रहा है जी, जबकि आपकी एमएसपी करीब 18 रुपए के आसपास है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि पोल्ट्री सिर्फ पोल्ट्री का किसान नहीं, अगर हमें मक्के के किसान को बचाना है, इसी तरह से करीब 20% सोयाबीन के दाम कम है जितने होने चाहिए। तो सोयाबीन का किसान, मक्के का किसान, बाजरे का किसान, ये जितने भी सीरियल प्रोडक्ट्स हैं जो जाते हैं फीड के अंदर, आज उन सब किसानों का नुकसान हो रहा है। तो आप अगर सिर्फ पोल्ट्री को आइसोलेटेड वे में देखेंगे, अलग से देखेंगे, तो ये शायद पूरी स्थिति नहीं समझा पाएगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि 1.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जो पोल्ट्री सेक्टर है, अगर उसका नुकसान होता है तो वो 1.25 लाख रुपए मक्के के किसान, सोयाबीन के किसान और बाकी किसानों में भी बढ़ता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, इसीलिए पोल्ट्री सेक्टर को बचाना बहुत जरूरी है। तो ये विजय जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग, ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500. SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. राजस्थान की राजनीति, राजस्थान की हलचल, अखबारों की सुर्खियां, राजस्थान की हर बड़ी खबर देखिए रोजाना सुबह 10 बजे और दोपहर 2 बजे स्वराज राजस्थान। रणपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव हैं। रणपाल जी, मैं ये किसी तकनीकी खामी की वजह से आपसे बात नहीं हो पा रही थी। ये जो पूरे सेक्टर का संकट है, उसको कितना बड़ा ये संकट आप लोगों के सामने आया और इसकी कितनी बड़ी दिक्कत आगे इस पूरे सेक्टर के ऊपर पड़ेगी, जो कोविड के चलते जो लॉकडाउन हुआ और डिमांड में जो गिरावट आई और कीमतों में जो गिरावट आई? पोल्ट्री, छोटा पोल्ट्री फार्म तो बिल्कुल तबाह हो गया जी। उसके पास तो हालात ये है कि उसने अब थोड़ा बहुत काम अभी स्टार्ट किया है, उसके बाद दोबारा फिर से जिस हिसाब से लागत होनी चाहिए लागत उस हिसाब से है नहीं मार्केट में, और प्रोडक्शन फार्मर ने थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाई है, तो उसके हिसाब से आज फिर रेट 50 और 52 रुपए मार्केट में आ गया है। ऊपर से अफवाहें जो अभी भी हैं, अभी भी आज ही मैं सुन रहा था कि 4-5 दिन के बाद फिर 5-4 दिन का लॉकडाउन करेंगे, जबकि मार्केट में कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के अफवाहें फैला के मतलब फार्मर में एक र्यूमर पैदा कर देते हैं और वो एकदम से भागना अपना माल जो है जिसके पास जितना भी वो निकालने की कोशिश करता है और उसको भाव आगे जो ट्रेडर हैं जो वो करते हैं उसका फायदा उठाते हैं। तो बहुत बुरे हालत है फार्मर। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आप लोगों के सामने इतना बड़ा संकट आया और
एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो आप लोगों की एक नेशनल बॉडी है जो कि पूरे सेक्टर के लिए काम करती है, उसने कोई ऐसा कैंपेन क्यों नहीं चलाया जो लोगों के अंदर जो अफवाहें फैल रही थी कि आप चिकन या उसके या पोल्ट्री प्रोडक्ट खाने से आपको कोरोना हो सकता है, उसको भ्रम को दूर करने के लिए क्यों नहीं उन्होंने काम किया, और आपके पूरे सेक्टर को इस संकट से उबारने के लिए क्या किया उन्होंने अभी तक? नहीं, ऐसा है, काम तो किया है, ऐसा नहीं काम नहीं किया है। और हम लोगों ने अपने स्तर पर, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम तो हमारे पास है नहीं फार्मर के पास कि हम इतना ज्यादा वो कर सके करके। बाकी हम अपने लेवल पे इसको कर रहे हैं कि जितना ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके वो किया जाए, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। ये तो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक सिस्टम होना चाहिए साहब। हम एक डिमांड करते हैं आपके माध्यम से कि कुछ ऐसा एक बने जिससे फार्मर को अपने इस चीज को आगे बढ़ाने में, अपने प्रोडक्ट का, अब आज के टाइम में इससे सस्ता प्रोटीन और कोई नहीं है। इंडिया में 80% लोग आज प्रोटीन की कमी में से वो हैं, लेकिन लोगों को जागरूक ही नहीं है। लोग अंडे को आज भी वैध नहीं समझते, उसको भी आज ये समझते, बहुत लोग होता है क्यों जीव का वो किया भाई, जबकि जो टेबल है उसके अंदर चिक्स होता ही नहीं है, उसके अंदर पैदा किया ही नहीं जा सकता। लोगों को आज 80% लोगों को ये नहीं पता है कि टेबल एग के अंदर चिक्स नहीं होता, उसके अंदर कोई जीव नहीं है। 80% लोग ये समझते हैं भाई इसको अंडे क्यों खा, इसके अंदर जीव है, तो इसके अंदर जीव है ही नहीं। तो थोड़ा अगर गवर्नमेंट सहयोग करे मिड डे मील में, वैसे भी थोड़ा बहुत फार्मर के लिए इस प्रकार की वे सपोर्ट की जाए, वह ज्यादा से ज्यादा इसका लोगों को जागरूकता पैदा करी जाए पोल्ट्री के प्रति, ताकि पोल्ट्री फार्मिंग बची रहे। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि तो ये मैं विजय जी आपके पास आता हूँ, जैसे रणपाल जी भी कह रहे हैं कि एक तो लोगों के अंदर इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, सरकार को कोशिश करनी चाहिए। हालांकि हमने देखा है कि जो NECC है उसने कोई बहुत बड़ा कैंपेन तो नहीं चलाया। हमने जो उनके नॉर्थ इंडिया के प्रतिनिधि हैं अजीत सिंह चंडीगढ़ में, उनसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। मैं ये कहता हूँ कि जैसे मिड डे मील में कुछ राज्यों ने देना शुरू किया था अंडा, जिससे कि जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे देश में है, ख़ासतौर से जो गरीब तबका हमारा है, उसमें ये इस तरीके के उपायों को क्या बढ़ावा नहीं देना चाहिए और अब और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि ये जो अभी पूरे सेक्टर का जो संकट है, जो किसानों को झटका लगा है, उनकी जो आमदनी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है इस लॉकडाउन और कोरोना के चलते, वो कुछ पटरी पर आ सके। विजय जी, इस बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया हरवीर जी। देखिए, आज से पहले अगर हम देखें कि अब भारत सरकार ने एक नया मंत्रालय बना दिया है लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए जी। और जहां अब तक आपने बात करी NECC का, देखिए NECC एक प्राइवेट इनिशिएटिव है, उसके पास अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, या जो वो किसानों से पैसा इकट्ठा करते हैं ये उतना पैसा उनके पास होगा। आज जरूरत इस बात की है कि शुरुआत में जब कोई संस्था नहीं थी, मंत्रालय नहीं था, तो NECC ने एक एक्टिव रोल प्ले किया। आज जरूरत इस बात की है कि भारत सरकार इस रोल को प्ले करे, ये जिम्मेवारी अपने हाथ में ले कि किस तरह कंज्यूमर्स को एजुकेट करना है, किस तरह से फार्मर्स को एजुकेट करना है। जब किसान पैसा देने को तैयार है डेवलपमेंट के लिए, NECC को वो देता है। इसी तरह से जैसे हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में सेबी का एक फंड होता है, इन्वेस्टर अवेयरनेस फंड, इसी तरह से इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, मुझे लगता है कि आज उसी तर्ज पे भारत सरकार को पोल्ट्री डेवलपमेंट फंड या पोल्ट्री अवेयरनेस फंड के नाम से एक संस्था का निर्धारण या सोसाइटी बनानी चाहिए। उसमें सारी तकनीकी और साइंटिफिक जानकारी कंज्यूमर्स को और किसानों को दी जाए, क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत बड़ी इंडस्ट्री और बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस देश में जी। और जैसा हमने देखा कि सिर्फ किसान ही नहीं, मुर्गी का किसान ही नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर, आपका पूरा मक्के का क्षेत्र, तिलहन का क्षेत्र, आपका बाकी जो कोर सीरियल्स हैं जो आदमी नहीं खाता, जैसे बहुत सारा बाजरा वगैरह, इवन ब्रोकन ग्रेन्स, जो ग्रेन्स आदमी नहीं खाता वो सब मुर्गियों में जाता है। तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेक्टर है। ये हम एक या दो सोसाइटीज के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हर सोसाइटी की अपनी एक लिमिटेशन होती है। लेकिन जब उसको भारत सरकार अपने हाथ में लेगी तो राज्य सरकारों को भी जिम्मेवारी मिलेगी, संस्थाओं को भी जिम्मेवारी मिलेगी, किसानों को भी जिम्मेवारी मिलेगी
और सबसे बड़ी बात है कि कंज्यूमर को यह लगेगा कि सरकार कह रही है। आज अगर मैं कोई भी संस्था बना के कहता हूं कि आप ये करिए, तो कंज्यूमर को ये लगता है हम तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। उसकी एक क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं हो पाती जितना सरकार कहेगी। तो मुझे लगता है सरकार को वक्त आ गया है कि इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए ताकि पोल्ट्री सेक्टर और जो एलाइड एक्टिविटीज हैं उनको एक सपोर्ट मिले। ये रणपाल जी, मैं फिर आपके पास आता हूँ। ये आप बताइए कि जो दाम है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के, एग है या चिकन है, इन या और दूसरे प्रोडक्ट हैं, उनके दाम में क्या कुछ सुधार आना शुरू हुआ? क्योंकि अब अनलॉकिंग की प्रक्रिया चल रही है, धीरे धीरे जो इटरीज भी खुल रही हैं, लोगों का मार्केट में आना जाना बढ़ा है, तो कुछ राहत आपको दिखी है? कुछ कीमतों में कुछ बदलाव, जो बढ़ोतरी, जो लॉकडाउन के पहले जो हालत थे और अब में जो बीच में हालत ख़राब हुए, उसकी तरफ अभी जो सुधार के कुछ गुंजाइश दिखी है क्या? हाँ, लॉकडाउन के बाद अच्छा इम्प्रूव किया था जी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे, क्योंकि ये लाइव स्टॉक की मार्केट है साहब, इसमें जो प्रोडक्शन हो रही है जी, बीच में प्रोडक्शन लोगों ने रोक डिस्ट्रॉय कर दी था, वो कर दिया था कुछ, लेकिन अब धीरे धीरे प्रोडक्शन पटरी पे आ रही है, लेकिन कंजप्शन उस हिसाब से नहीं हो रही है। तो अभी कितना, अभी दाम कितना है? अभी दाम अगर हम देखें एग का, जो फार्म पे आपको एक्स फार्म पे जो मिल रहा है जी, का दाम है अभी वो 55 रुपए 56 रुपए किलो, जो आज की डेट में चल रहा है। अच्छा, और जबकि आज भी प्रोडक्शन कॉस्ट तकरीबन आप 65 रुपए समझ के चलिए। अंडे का दाम कितना मिल रहा है आपको फार्म पे? जी जी, तो अगर इस पे जैसे प्रोडक्शन, अगर कुछ प्रोडक्शन पे इस प्रकार का कोई सिस्टम बने कि जिस हिसाब से लागत हो रही है उस हिसाब से ही प्रोडक्शन करी जाए, कुछ इस प्रकार के सिस्टम बन सके, क्योंकि फार्मर तो साहब ऑर्गेनाइज हो नहीं सकता। अगर गवर्नमेंट ही इसमें कुछ इस प्रकार का सिस्टम बनाए कि कितनी कंजप्शन और कितनी लागत और उसके हिसाब से ही प्रोडक्शन आगे किया जाए, तो एक बहुत बेटर काम हो सकता है। क्योंकि फार्मर नहीं करेगा, फार्मर तो इकट्ठा हो ही नहीं सकता, वो तो कभी भी ये नहीं कहा, वो तो एक दूसरा टांग खींचेंगे अगर करेंगे तो उसको, वो सोचता है नहीं भाई ये मेरे से पहले तो ये मर जाएगा, मैं मर जाऊंगा। इसके लिए तो एक और प्रोडक्शन का जो सिस्टम है, इस पे किसी तरह कुछ काबू चले। ये आप बताइए मुझे कि सरकार ने कोविड राहत के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, एग्रीकल्चर के लिए भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और कई सारी स्कीम्स अनाउंस की, तो क्या पोल्ट्री के लिए उसमें कुछ था क्या आप लोगों के लिए कि आपके लिए कुछ संकट में मदद मिल सके? नहीं, पोल्ट्री छोटे फार्मर के लिए तो उसमें कुछ भी नहीं है साहब, क्योंकि ना उनके लोन है ना उनका कुछ है, वो तो अपना धीरे धीरे करके अपने घर से काम चला रहे थे, और वो जो उनके पास पूंजी थी वो भी उन्होंने सारी लूट पीट की, उनके पास कुछ नहीं रहा। अब कुछ जैसे जो बड़े फार्मर हैं, बड़े वो हैं, तो उनके लिए तो फिर भी भाई जिसका जो वर्किंग कैपिटल था उसमें 20% ये हो गया वो हो गया, लेकिन छोटे फार्मर के लिए क्या होगा? उसके लिए तो कुछ भी नहीं हुआ साहब। तो मैं मतलब जी जी विजय जी, मैं आपके पास आता हूँ। ये एक बड़ा जो हिस्सा है पोल्ट्री का वो एक्सपोर्ट का भी है, तो एक्सपोर्ट मार्केट भी हमारा ध्वस्त हो गया होगा इसमें। और एक तो ये बताइए कि ये रिवाइव कैसे करें, साथ में जो अभी आप पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे कि अगर ये सेक्टर पटरी पर आ पाए उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए या अभी जो एक्सपोर्ट के हमारे मार्केट है उसको रिवाइव करने के लिए क्या कर सकते हैं? छोटा सा देखिए, एक्सपोर्ट ज्यादातर हमारे यहाँ से जो होता था वो एग पाउडर होता था, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट था नहीं। लेकिन जो सवाल आपने उठाया वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत सरकार उदाहरण के लिए जिस तरह से अपने हॉर्टिकल्चर सेक्टर को प्लान कर रही है, आज एक हॉर्टिकल्चर सेक्टर के किसान को आप ग्रीन हाउस का पैसा देते हैं, बीज का पैसा देते हैं, हैंडलिंग सिस्टम का पैसा देते हैं, ड्रिप इरिगेशन का पैसा देते हैं, अब बहुत सारी चीजें हॉर्टिकल्चर के किसान के लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात को कहा है कि अगर किसानों की इनकम डबल करनी है तो हमें खेती से हटके पशुपालन की तरफ जाना होगा। लेकिन पशुपालन में ऐसी कोई भी स्कीम अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आई है जैसे एग्रीकल्चर में है या हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। विजय जी, समय तो समाप्त हो रहा है। एक छोटा सा कमेंट मैं डांडा जी से लेना चाहूंगा, आपको क्या आगे दिख रहा है इस सेक्टर के लिए? छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्लोजिंग रिमार्क। देखिए, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ग्रेन के रेट जैसे
कम हुए हैं जी, सोयाबीन के रेट भी कम हुए हैं, तो उस लिहाज से देख के अगर देखा जाए तो आने वाला टाइम ठीक लग रहा है। अब जिस हिसाब से अगर फीड के रेट, फीड की कॉस्ट ऐसे ही रहती हैं तो फार्मर बच सकता है, नहीं तो अगर जो फीड के रेट ऐसे ही फिर दोबारा ऐसे चले गए इंटरनेशनल मार्केट से भी ज्यादा, वे अगर पहले तो ये हालात थे कि अगर हम मक्का बाहर से इंपोर्ट करते तो सस्ता पड़ता था, इंडिया से ले तो महंगा पड़ता था, और कंपैरिजन हमारा वहां से हो रहा है। तो ये समय हमें आगे और इजाज़त नहीं दे रहा है। मैंने दोनों मेहमानों का मैं धन्यवाद कहूँगा, रणपाल ढांडा जी और विजय सरदाना जी, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में और बहुत बहुमूल्य जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर देखिए कुल मिलाकर के स्थिति यही है कि अभी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो खुद कह रहे हैं कि लागत ज़्यादा है और उससे सस्ते में उन्हें अपना उत्पाद बेचना पड़ रहा है। सरकार ने बहुत बड़े पैकेज घोषित किए लेकिन इंडस्ट्री को बहुत कुछ नहीं मिला। लेकिन हमारे जो उपभोक्ता हैं जो उसमें, उन लोगों को भी देखना पड़ेगा। अगर जो उत्पादक है उसके हाथ में पैसा ठीक नहीं जाएगा तो लॉन्ग टर्म में उनको भी दिक्कत होगी। और यहाँ पर बड़ी बात जो इन्होंने कही है, जो पोल्ट्री के ऊपर जो दूसरे फार्मर डिपेंड करते हैं हमारे, अब वो कहते हैं कि मक्का अगर बाहर से सस्ता आ जाए तो हम सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो मक्का के किसान हैं उनका क्या होगा, जो सोया मिल पैदा होता है सोयाबीन किसानों के जरिए उनका क्या होगा। तो दोनों चीज़ें फंसी हुई है और करीब करीब जो है ये 2 करोड़ लोगों का जीवन बसर पोल्ट्री और उसके उत्पादों से जुड़े उन पर निर्भर करता है। और मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ समझ लोगों को आएगा। हमारे जो दर्शक हैं उनको हमने इस पूरे मसले को समझाने की कोशिश की है। अगली बार फिर हम लोग एक नए विषय के साथ आएंगे। आप देखते रहिए हिंद किसान की बात। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।